नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल HSK स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे भारत में डचों का आगमन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत में पुर्तगालियों का आगमन। हमने उसमें देखा कि भारत में पुर्तगाली कैसे आए और उन्होंने कैसे व्यापार आरंभ किया और पहला व्यक्ति वास्को डी गामा भारत कैसे आया, उस सब चीजों को हमने जाना। और उन्होंने ये भी देखा कि उनका कैसे पतन हुआ और उन्होंने हिंद महासागर पर कैसे अपना व्यापारिक रेखा दिखाया। और वही चीजें आज हम पढ़ेंगे भारत में डचों का आगमन। मैंने एक मानचित्र का ढांचा बना रखा है, ये यूरोप है। ये केवल एक समझाने के लिए मानचित्र है, बाकी ये एग्जैक्ट मानचित्र नहीं है। ये मैंने एक समझाने के लिए, ये अफ्रीका है, अफ्रीका, और ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और ये एरिया भारत का, वो ये गुजरात बना के भारत है ऐसे, ठीक है। हमें जिस जरूरत है, अब ये डच कौन थे? ये डच थे हॉलैंड के निवासी। अब ये हॉलैंड कहाँ पर है? सबसे पहले तो हम ये समझिए, ये हॉलैंड है यहाँ पर। यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है, कौन सी है? इसका नाम है हॉलैंड। ये डच थे, हॉलैंड के निवासी थे, हॉलैंड के निवासी थे। वर्तमान समय में जो हॉलैंड है, इसका नाम नीदरलैंड हो गया। 2019 में क्या है, ऑफिशियली हॉलैंड नाम छोड़ दिया हॉलैंड की सरकार ने, अब उसका नाम नीदरलैंड हो गया। नीदरलैंड की राजधानी का है एम्स्टर्डम। ये भी याद करना है, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम क्या है? इसकी राजधानी है, ठीक है। यहां पर मैं लिखी, मैं इसको ध्यान देती हूँ, राजधानी। एम्स्टर्डम क्या है? इसकी राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी। अब ये जो नीदरलैंड है, ये डच थे। कहानी होती है, जैसे हमने पिछले उसमें कहानी की तरह इसको समझना है, ठीक है। हमें कहानी की तरह, ये हॉलैंड क्यों ये भारत आए और क्यों उन्होंने व्यापार किया, कैसे इनकी कहानी शुरू होती है। कुछ चीज, जैसे नीदरलैंड था, इसका नाम, इसकी राजधानी इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, और यहाँ पर एक बंदरगाह है, और यहाँ पर एक बंदरगाह है रोटरडम। रोटरडम एक बंदरगाह है यहाँ पर। ये बंदरगाह व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये है राइन नदी। ये राइन नदी एक नदी है यहाँ पर, राइन नदी, ये भी याद रखना, राइन नदी। यूरोप को मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर एक राइन नदी है जो जर्मनी से होकर जाती है, और ये क्या है, ये जो है किनारा है अटलांटिक महासागर के ऊपर। ये जो है अटलांटिक महासागर पर ये नीदरलैंड बसा हुआ है, और व्यापारिक दृष्टि से रोटरडम बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। अब होता है 1481 की, 1481 में क्या, ये है पुर्तगाल, ये है यहाँ पर पुर्तगाल है। इसकी राजधानी लिस्बन है, ये भी हमें याद रखना है। पुर्तगाल की राजधानी का है, लिस्बन है। और यहाँ पर क्या है, स्पेन है। अब हमने पढ़ा था पिछली वीडियो की, इनके पतन के कारण में हमने पढ़ा था, पुर्तगालियों के भारत में पतन के कारण में पढ़ा था हमने कि जो स्पेन का अधिकार हो गया था। स्पेन का अधिकार हुआ तो पहले जो हॉलैंड था स्पेन का अधिकार में था, उपनिवेश था। तो पहले ये इसका उपनिवेश हुआ करता था स्पेन का, लेकिन बाद में जब इन्होंने इस पर अधिकार किया, पुर्तगाल पर अधिकार किया, तो 1580 में इसे स्वतंत्र कर दिया। 1580 और 81, 1580-81 में इसे क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसने क्या किया, भारत से व्यापार नहीं, इन्होंने क्या किया, जो पुर्तगाली थे, इनको पता था कि पुर्तगाली क्या करते हैं, भारत से मसाला लेके उनका यहाँ से व्यापार करके यहाँ लेके आए। इन्होंने इससे खरीद के, और यहाँ से ये इंग्लिश चैनल है, इस बीच में क्या है, इंग्लिश चैनल को पार करते हुए ये कहाँ पर ले जाते थे, रोटरडम बंदरगाह पर ले जाते थे। रोटरडम बंदरगाह के राइन नदी से ये क्या करते थे, पूरे यूरोप में मसाले की सप्लाई करके मुनाफा कमाते थे। इन्होंने मुनाफा कमाया, इन्होंने खूब मुनाफा कमाया। शुरुआत में इन्होंने व्यापार क्या किया, लिस्बन से व्यापार करके इन्होंने मुनाफा कमाया। अब मुनाफा कमाने के बाद इन्होंने क्या किया, एक नौसेना का निर्माण। ये पुर्तगाल जाते थे, इनको पता था कि हिंद महासागर में क्या है, हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना है। पुर्तगाली नौसेना बहुत ही
बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ही ताकतवर थी। इसको हराने के लिए इनको कहते एक विशाल और बहुत ताकतवर नौसेना की आवश्यकता थी। तो इन्होंने क्या किया, जो भी इनका जो शुरुआती बिजनेस हुआ उनसे एक नौसेना का निर्माण किया। उस नौसेना के निर्माण से, ताकि ये पुर्तगाल में, ये हिंद महासागर में पुर्तगालियों से लोहा ले सके। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये मानचित्र का वो है, आप समझ सकते हैं कि नीदरलैंड कहाँ पर है। इसमें नीदरलैंड क्या है, अटलांटिक महासागर के किनारे पर है, किनारे पे है। किनारे से होने पर क्या है, जहाज आसानी से जा सकते हैं। ये यहाँ से बीच से ये द्वीप समूह है यहाँ पर, इंग्लिश चैनल पार करके। और इनके पास क्या, राइन नदी आती है। वैसे राइन नदी व्यापारिक, यूरोप में व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी में क्या है, बड़े बड़े जहाज जाते हैं। जो भी जहाज आते हैं वो पूरे यूरोप में अंदर घुस सकते हैं। तब इन्होंने यहाँ से इसका फायदा उठाते हुए व्यापार किया, बचा। इन्होंने क्या किया, नौसेना और जलयानों का निर्माण किया। जो इन्होंने मुनाफा कमाया, नौसेना और जलयानों का निर्माण किया। अब डच सबसे पहले कहा है, इंडोनेशिया में। यहां पर क्या है, ऐसे मतलब यहाँ पर क्या है, इंडोनेशिया द्वीप समूह भारत के, ये काफी पास में वो बना दिया मैंने, थोड़ा दूर में है, समझाने के लिए बना रखा है। अब सबसे पहले सब डच आए भारत में। डच क्या है, सबसे पहले 1596 में ये कहाँ आए, इंडोनेशिया में आए। इंडोनेशिया में आए और तभी भारत में कौन आया, भारत में आया। इनका पहला व्यक्ति 1596 में भारत में आया, कार्नेलिस डी हाउटमैन। ये पहला डच यात्री, पहला डच था, पहला डच जो भारत में आया। कब आया था, पहला डच कौन था भारत में आने वाला, कार्नेलिस डी हाउटमैन था। और कब आया, 1596 में। शुरुआत में ये क्या है, व्यापार करने की दृष्टि से इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया से एक जो व्यापारी था वो कौन, कार्नेलिस डी हाउटमैन, भारत आने वाला पहला डच नागरिक था। अब क्या होता है, उसके बाद 1602 में इन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया। 1602 में इन्होंने एक अपनी, जैसे इनको पता लगा तो इन्होंने क्या किया, व्यापार की करने के लिए एक कंपनी जिसका नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंदेश। इस कंपनी का नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंदेश, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने इसे पिछले उसमें डच ईस्ट इंडिया, इस कंपनी का निर्माण किया गया। इस कंपनी को क्या है, जैसे पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली केवल व्यापार के लिए आए थे। पुर्तगाल में क्या था, यहाँ पर एक सरकार थी। पुर्तगाल में क्या था, राजा, वहां के राजा कौन थे, वहां के राजा मैनुअल प्रथम थे और वहां का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर था। वो हमने चीजें पढ़ी थी यहाँ पर। लेकिन ये कंपनी क्या थी, उनकी भी अपनी एक कंपनी थी, लेकिन ये जो कंपनी थी संयुक्त उपक्रम की कंपनी थी। संयुक्त उपक्रम की ये कंपनी थी, संयुक्त उपक्रम की कंपनी थी, यानी मतलब इसमें शेयर होल्डर थे, इसमें बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए थे, शेयर होल्डर थे इस कंपनी के, शेयर होल्डर। इस कंपनी ने क्या किया, 200 साल तक, 200 वर्षों तक 18% का मुनाफा किया था अपने शेयर होल्डर को। इन्होंने अपने शेयर होल्डर, और शुरुआत में इसमें कितने लगे थे, 65 लाख गिल्डर, गिल्डर वहां की करेंसी थी। अब शुरुआत में जब उन्होंने 1602 में क्या किया, एक कंपनी का निर्माण, जिस कंपनी का नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंदेश, वेरिंगदे ओस्ट इंदेश यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी में क्या था, इस कंपनी में बहुत सारे संयुक्त उपकरण में लगे, एक क्या थी, इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर, बहुत सारे लोगों के शेयर लगे हुए थे। इस कंपनी ने 200 वर्षों तक 18% का मुनाफा दिया, बहुत सारा मुनाफा कमाया भारत से, और अपने शेयर होल्डर को 18% का मुनाफा दिया आपको, जो बहुत होता है। 65 लाख गिल्डर इसमें शुरुआत में इन्होंने निवेश किए थे। 65 गिल्डर जो है वहां की करेंसी है। अब इस कंपनी को कुछ और अधिकार दिए गए थे वहां की सरकार के द्वारा। अब हम देखेंगे इसको क्या कुछ अधिकार दिए गए थे, इसको सैनिक अधिकार दिए गए थे, सैन्य अधिकार। डचों को पता था कि भारत में क्या है, पुर्तगाली कंपनी ऑलरेडी व्यापार कर रही है, तो उस वहां व्यापार कर रही है, अगर डच जाएंगे तो उनका युद्ध होगा, तब उन्हें क्या दिया गया, सैन्य अधिकार और संधियां करने का अधिकार।
संधियां करने का अधिकार, ठीक है, संधियां करने। और तीसरा 21 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दिया गया है। शुरुआत में क्या, 21 वर्षों तक व्यापार का अधिकार, 21 वर्षों तक व्यापार का अधिकार इस कंपनी को दिया गया था, जो वेरिंग ओस्ट इंग्लिश कंपनी है। और मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अब मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, क्रम में नोट कर लीजिए। ये एक कहानी की तरह इसको याद रखिए, कब क्या हुआ, कब कैसे आए, उनको जरूरत क्यों पड़ी और कब क्या हुआ। इसको याद रखने से क्या होगा, ऐसे समझ के अगर हम मानचित्र के माध्यम से, अगर मानचित्र हमें याद है, मानचित्र के माध्यम से अगर हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी समझ में जल्दी आएगा और हम इस चीज को भूलेंगे नहीं। और एक मैं जो भी यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप एक नोटबुक और पेन लेके नोट करते रहिए, और ताकि वो आपके नोट्स हो जाएंगे और आप उसको बाद में भी उसको रिवीजन कर सकते हैं। अब क्या होता है, अब 1602 में कंपनी का निर्माण हुआ, और ये क्या हुआ, इंडोनेशिया है। ये क्या है, ये लोग क्या है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में इनका वांटम एक जगह, वांटम वहां पर एक जगह है, वांटम एक जगह है, यहां पर पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। पुर्तगालियों से इनका संघर्ष हुआ और इन्होंने वांटम इसे जीत लिया, ठीक है, इनका अधिकार है। छोटी सी जगह जीत लिया इसे, एक छोटी सी जगह को इन्होंने, वांटम को इन्होंने पुर्तगालियों से जीत लिया जब शुरुआत में 1602 ईस्वी में। मैं यहाँ पर आपको एक द्वीप समूह जैसे इंडोनेशिया, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह, ये वांटम एक जगह यहाँ पर छोटी सी वांटम पे इनका अधिकार होगा। अब ये क्या करने लगे, यहाँ से व्यापार करने लगे। और 1605 में उन्होंने किया, 1605 में आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में 1605 में भारत में पहली फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की। मसूलीपट्टनम में क्या किया, पहली फैक्ट्री लगाई भारत में। सोलह सौ पांच में इन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई, और यहां से इन्होंने क्या किया, नील का व्यापार, इन्होंने यहां से क्या किया, नील का। और बाकी ये मसाले का व्यापार तो इंडोनेशिया से कर रहे थे। उन्होंने मसूलीपट्टनम 1605 में भारत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, जहां से इन्होंने क्या किया, नील का व्यापार ये लोग करने लगे। और 1605 में इन्होंने यहाँ पर एक जगह है अंबाइना, यहाँ पर एक जगह है अंबाइना, अंबाइना पर अधिकार कर लिया। अंबाइना पर अधिकार कर लिया, ठीक है, अंबाइना पर इन्होंने अधिकार कर लिया 1605 ईस्वी में। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, बढ़ते अपना व्यापार करते रहे, और भारत से भी इन्होंने व्यापार किया। भारत से जो व्यापार करते थे, इन्होंने अपना केंद्र बना रखा था इंडोनेशिया में। और 1613 में इन्होंने क्या किया, जकार्ता को जीता। 1613 में जकार्ता इंडोनेशिया में है, जकार्ता को जीता। और यहाँ पर इन्होंने एक शहर बचाया जिसका नाम था बटाविया, एक शहर बनाया इन्होंने बटाविया। बटाविया को इन्होंने अपना केंद्र बनाया, इनका केंद्र था। जितने भी व्यापार इन्होंने जितने साल तक व्यापार किया, बटाविया में इनका मुख्य केंद्र था। बटाविया से इन्होंने व्यापार किया। लेकिन 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में भारत में पहली फैक्ट्री लगाई, और उसके बाद 1605 में अंबाइना नामक एक जगह थी, वहां पर उसको पुर्तगालियों से जीता। और 1613 में जकार्ता को जीत कर इन्होंने बटाविया शहर वहां पर स्थापित किया और उसे अपना केंद्र बनाया। अब इन्होंने 1641 में क्या किया, मलक्का, 1641 में इन्होंने मलक्का को जीता।
1641 में मलक्का। हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि मलक्का किसके, मलक्का पर नियंत्रण, मलक्का को जीता, मलक्का पर नियंत्रण, मलक्का को जीता, मलक्का पर इनका नियंत्रण कब हुआ? 1641 में मलक्का को जीत लिया। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पुर्तगालियों ने मलक्का पर अपना अधिकार किया था। अब पुर्तगालियों से मलक्का के किया इन्होंने छीन लिया। और 1658 में उन्होंने सिलोन बोला जाता था किसे? श्रीलंका को, श्रीलंका पर अधिकार किया। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको यार 1641 में मलक्का को जीता, 1658 में श्रीलंका को जीत लिया। अब हम एक बार फिर पढ़ेंगे भारत में इन्होंने अपने केंद्र कहाँ इन्होंने क्या क्या किया, वो चीजें पढ़ेंगे। जैसे मैंने मानचित्र बना रखा है, इसमें अब हम देखेंगे कि इन्होंने कब कहाँ पर। देखो सबसे पहले मसूलीपट्टनम, 1605 मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री लगाई 1605। और 1605 में इन्होंने और क्या किया? 1605 में इन्होंने अंबाइना नामक जगह को जीता, अंबाइना पर अधिकार कर लिया। इंडोनेशिया में क्या जगह है? एक अंबाइना है, वहां पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। और 1613 में इन्होंने क्या किया? जकार्ता पर इनका नियंत्रण हो गया। और इन्होंने क्या किया? बटाविया शहर बनाया, बटाविया एक शहर बसाया वहां पर, बटाविया, और बटाविया को अपना केंद्र बनाया। और उसके बाद 1605 में इन्होंने क्या? मसूलीपट्टनम में अपना पहली फैक्ट्री, पहला केंद्र बनाया था। और दूसरा इन्होंने ये चीज याद रखना, 1641 में मलक्का पर नियंत्रण, मलक्का को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, नियंत्रण। और 1658 में श्रीलंका, सिलोन जिसे बोला था, श्रीलंका पर अधिकार। हमें एक एक डेट बाय डेट हमें याद रखते, कब इन्होंने क्या किया, कब व्यापार किया, कब ये कंपनियां, सारी चीजों को आप एक एक चीज करके याद रखते रहना। अब इन्होंने क्या किया उसके बाद, जैसे ये चीजें तो इन्होंने सारी की, अंबाइना की, जकार्ता, इंडोनेशिया और श्रीलंका, ये हम भारत से बाहर। अब इन्होंने भारत में क्या? 1605 में मसूलीपट्टनम में पहला केंद्र लगाया। और 1610 में एक जगह पड़ती है इधर, पुलिकट में इन्होंने अपना वस्त्रों का व्यापार, यहां से इन्होंने क्या किया? वस्त्रों का व्यापार शुरू किया। और इसी यहाँ पर उन्होंने क्या किया? एक बारूद का कारखाना भी लगाया। यहाँ पर एक बारूद का कारखाना लगाया। और बाद में इन्होंने यहाँ पर एक वो है इनका, उसको बोलते हैं टकसाल, पॉलीग्राम यहाँ पर नीचे थोड़ा देखो, टकसाल। ये टकसाल क्या होता है? स्वर्ण मुद्रा, पगोड़ा इन्होंने चला है। ठीक है, टकसाल क्या होती है? टकसाल वो जगह होती है जहां पर मुद्राएं बनाई जाती है। टकसाल मुद्रा बनाने की जगह को इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं पगोड़ा भारत में चलाई। पुलिकट में ही वो टकसाल इन्होंने बोला। और पुलिकट में इन्होंने किला बनाया, ये भी इन्होंने पुलिकट में गोल्डिया का एक किला बनाया था। पुलिकट में इन्होंने क्या किया था? गोल्डिया का किला, गोल्डिया का किला। ये चीजें इन्होंने पुलिकट में की। बाद में फिर उन्होंने क्या किया? बाद में इन्होंने सूरत से वस्त्र व्यापार किया। यहाँ पर क्या किया? सूरत से वस्त्र व्यापार किया, वस्त्रों का व्यापार किया सूरत से इन्होंने वस्त्रों के व्यापार में इनका 39% क्या था? 39% व्यापार में हिस्सेदारी थी। 39% व्यापार में
हिस्सा था इनका, ठीक है। और इन्होंने बहुत अधिक मुनाफा कमाया। ये क्या थे, अंग्रेजों से ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे तब। अंग्रेजों से 39% व्यापार क्या था, डच लोग करते थे। इन्होंने अंग्रेजों से ज्यादा मुनाफा उस टाइम पे, अंग्रेजों से ज्यादा क्या किया, मुनाफा कमाया। और उसके बाद ये क्या हुआ, इसको मैं साफ कर रहा हूँ थोड़ी, और ये जो है ये भी मैं साफ कर देता हूँ। अब मैं बताऊंगा बंगाल में इन्होंने क्या किया। बंगाल में भी इन्होंने हमारी इनकी जो फैक्ट्रियां थी बंगाल में भी लगाई इन्होंने। बंगाल में क्या किया, बंगाल में काशिम बाजार एक जगह, काशिम बाजार में इन्होंने काशिम बाजार में इन्होंने क्या लगे, रेशम चकड़ी, इन्होंने काशिम बाजार में लगाई, जहां 3000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे, ज्यादा कर्मचारी थे। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी काशिम बाजार में, रेशम चक्री जो थी बहुत, क्योंकि 3000 बहुत ज्यादा होती है संख्या, 3000 उस टाइम पे 3000 से ज्यादा क्या थे उनके जो थे एम्प्लॉय थे। और उसके बाद उन्होंने चिंसुरा भी बंगाल में पड़ता है, चिंसुरा बहुत जगह इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, काफी इन्होंने व्यापार, चिंसुरा में इन्होंने रेशम का व्यापार किया, रेशम चक्री यहां पर लगाई, रेशम का व्यापार, रेशम का साथ साथ इन्होंने सोरा, अफीम का व्यापार किया यहाँ से चिंसुरा से क्या करते थे, चीन के लिए भी व्यापार करते थे चिंसुरा से, क्योंकि अफीम और ये चीजें क्या करते थे, चीन से सप्लाई करते थे। और इन्होंने एक फैक्ट्री पटना में लगाई, पटना में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। और इन्होंने एक फैक्ट्री अपनी उड़ीसा, बालासोर, ये जगह के नाम है, बालासोर में भी इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी, थोड़ा सा ऊपर होगा उड़ीसा में, ये समझने के लिए एक मानचित्र बना रखा मैंने, कोई नहीं। बालासोर में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई। और एक तमिलनाडु में भी इन्होंने एक तमिलनाडु में जगह पड़ती है कराईकल में भी इनकी फैक्ट्री थी। इन्होंने बहुत अपने व्यापार को क्या किया, अपना व्यापार को फैलाया। और उन्होंने क्या किया उसके बाद, कोचीन में किसका अधिकार था, कोचीन में किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का अधिकार। 1663 में क्या किया इन्होंने, डच और कालीकट के राजा ने मिलकर, क्या किया, राजा से संधि करके इन्होंने पुर्तगालियों को भगा दिया है, पुर्तगालियों को हरा दिया, ठीक है। पुर्तगालियों को इन्होंने हरा दिया यहाँ पर। और कोचीन में भी क्या हो गया, कोचीन में भी इनका एक अधिकार हो गया। बाद में क्या करते रहे, व्यापार। बाद में भारत में अंग्रेज आए। अब इनका पतन कैसे हुआ वो देखेंगे। बाद में भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों से इनका क्या हुआ, रण युद्ध होते रहे। तो 1759 की घटना है, पतन का कारण देखो। 1759 में क्या हुआ, बेदरा का युद्ध हुआ। में बेदरा का युद्ध, एक साइड कौन था, डच, दूसरे साइड अंग्रेज थे। रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और इसमें क्या होती है, डच हार जाते हैं। जैसे ही डच की हार होती है तो उनके बहुत सारे जो केंद्र थे वो अंग्रेजों ने छीन लिए। और घटना आते आते कुछ क्षेत्रों पर तो वो क्या कर रहे थे, अभी भी व्यापार कर रहे थे। 1795 में क्या होता है, पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि के तहत उन्होंने जितने भी सारे व्यापारिक केंद्र थे, जितने भी उन्होंने केंद्र लगा रखे थे, डचों के सारे केंद्र अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। और एक सूरत का केंद्र था, सूरत के केंद्र को वापस उन्हें कर दिया था व्यापार करने के लिए। सूरत को क्या था, पहले ही उन्होंने सूरत को क्या था, अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लिया, बाद में सूरत इन्हें वापस कर दिया। और सन 1828 में क्या है, सूरत को इन्होंने अंग्रेजों को बेच के ये लोग यहाँ से चले गए, अंग्रेजों को बेच दिए थे।
इस प्रकार जो डच थे, इस प्रकार डचों का भारत में व्यापार हुआ, इस प्रकार इन्होंने डच को, एक बार हम समझेंगे डच कौन थे। डच जो थे हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड का नाम अभी वर्तमान में क्या है, नीदरलैंड है। यहाँ की राजधानी कहाँ थी, एम्स्टर्डम थी। और यहाँ पर एक रोटरडम नाम का बंदरगाह था। रोटरडम बंदरगाह राइन नदी के किनारे पर था। राइन नदी क्या थी, जर्मनी से होते हुए आ जाती, जिससे कि यूरोप के आंतरिक भागों में व्यापार करने की आसानी। आज भी राइन नदी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नदी है। रोटरडम बंदरगाह क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है नीदरलैंड का। इससे बहुत अधिक व्यापारिक गतिविधियां यहाँ पर चलती हैं। और एम्स्टर्डम इसकी राजधानी थी। 1480-81 के आसपास क्या है, स्पेन से आजाद होता है। उसके बाद इन्होंने पुर्तगाल से लिस्बन उसकी राजधानी थी, वहां से इन्होंने मसाला खरीद के पुर्तगाल में सप्लाई किया। ठीक है, पुर्तगाल में सप्लाई किया। पुर्तगाल से इन्होंने मुनाफा कमाया, एक नौसेना बनाई और बहुत सारे बढ़िया से इन्होंने जलयानों का निर्माण किया। उसके बाद ये शुरुआत में सन 1596 में कहाँ आए, इंडोनेशिया। पहला व्यक्ति जो इनका भारत 1596 में आया। जब ये इंडोनेशिया आए तो भारत में इनका पहला व्यक्ति आया, उसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। पहला डच कौन था, कार्नेलिस डी हाउटमैन, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, कब आया था, 1596 में भारत आया था कार्नेलिस। उसके बाद इन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया 1602 ईस्वी में। उसका नाम था बेरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी। इस कंपनी का क्या था, ये संयुक्त उपक्रम, यानी बहुत सारे शेयर होल्डर थे इसमें। इस कंपनी के निर्माण, इसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए, जैसे सैन्य अधिकार, ये लड़ाइयां लड़ सकती है, क्योंकि उन्हें पता था कि पुर्तगाली ऑलरेडी भारत में क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। उनसे व्यापार में अधिकता पाने के लिए, यानी उनसे ऊपर उठने के लिए बहुत सारी संधियों की आवश्यकता, ताकि अगर इनको जरूरत पड़ेगी, भारतीय राजाओं से संधि की आवश्यकता पड़ेगी, तो इन्हें संधि करने की। और इन्हें 21 वर्षों तक के व्यापार का एकाधिकार मिला था। और उसके बाद ये 1605 में क्या आता है, भारत 1602 में ये क्या आता है, इंडोनेशिया में आता है। इंडोनेशिया में इन्होंने वांटम एक जगह रहती है, वहां पर ये अधिकार प्राप्त करते हैं, पुर्तगालियों से उसे छीन लेते हैं। उसके बाद 1605 में भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, यहाँ से ये नील का व्यापार करते हैं। और ये इस व्यापार का उनका जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ पर था, मुख्य केंद्र जो इनका था वो कहाँ पर था, इंडोनेशिया में, वांटम में था। और इन्होंने नील का व्यापार किया। 1605 में इन्होंने वहीं पर एक अम्बाइना नामक जगह है, कहां पर, मलेशिया में, उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। और 1613 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण का जकार्ता पर अधिकार किया। वहां पर एक शहर बनाया इन्होंने, बटाविया शहर को इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया। जितने भी व्यापार होते थे भारत से, ये बटाविया में उस व्यापार को करते थे, बटाविया ले जाते थे। उसके बाद ये नीदरलैंड और अन्य यूरोप में सप्लाई करते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1641 में मलक्का को जीता। मलक्का हमने पढ़ा था पिछले वीडियो क्लास में, हमने देखा था, पिछले वीडियो में देखा था कि मलक्का जो था 1510 में क्या था, मलक्का पर किसने, अपने पुर्तगालियों ने उसे छीन लिया था। पुर्तगाली ऑलरेडी भारत में भी व्यापार कर रहे हैं, डच ने उससे, पुर्तगालियों से भी छीन लिया मलक्का। उसके बाद उन्होंने 58 में क्या किया, 1658 में इसको क्या, श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। उसके बाद जब 1750 आते आते इन्होंने अपनी बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई मसूलीपट्टनम में। जैसे फैक्ट्री में इन्होंने क्या, मसूलीपट्टनम में 1605 में भारत में, 1610 में इन्होंने पुलिकट में, 1610 में है, इसको याद रखना, पुलिकट का महत्वपूर्ण केंद्र था। 1690 तक इन्होंने यहाँ से व्यापार किया। भारत में जो महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है, 1690 तक इन्होंने यहाँ सबसे पहले वस्त्रों का व्यापार किया। उसके बाद इन्होंने यहाँ बारूद की फैक्ट्री लगाई, हथियारों की एक फैक्ट्री लगाई पुलिकट में। और इन्होंने यहाँ पर एक टकसाल मैंने समझा, जो मुद्रा छापने की जगह को क्या बोला जाता है, टकसाल। इन्होंने यहाँ पर टकसाल लगवाया, जिसमें इन्होंने स्वर्ण सिक्के जो थे, स्वर्ण मुद्रा, पगोड़ा भारत में चलाए। और इन्होंने गोल्डिया का किले का निर्माण कराया। यहाँ पर गोल्डिया का किला कहाँ पर बनाया इन्होंने, पुलिकट में बनाया। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई अपनी। इन्होंने क्या किया, सूरत से इन्होंने वस्त्रों का व्यापार किया। सूरत से इन्होंने वस्त्रों का व्यापार किया। वस्त्रों के व्यापार से इन्होंने 1750 तक क्या था, वस्त्रों के व्यापार में इनका 39% का क्या था, हिस्सा था, जो अंग्रेजों से ज्यादा था। इन्होंने बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे थे। उस टाइम पे टॉप की कंपनी थी, सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली 1750 तक कंपनी ये बन गई थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर
बंगाल में कासिम बाजार में रेशम चक्री लगाई, रेशम की फैक्ट्री लगाई, जिसमें 3000 से भी ज्यादा क्या थे कर्मचारी थे। और चीनसुरा में इन्होंने रेशम सूरा अफीम के व्यापार के लिए अपना एक कोठी बनाई। बालासोर उड़ीसा में इन्होंने फैक्ट्री लगाई। पटना बिहार में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। और कराईकल में इन्होंने अपना फैक्ट्री लगाई। और 1663 में इन्होंने क्या किया, 1663 में इन्होंने क्या किया, डच और ने क्या किया, कालीकट के राजा से मिलके वहां से कोचीन से क्या किया, पुर्तगालियों को भगा दिया, उससे कोचीन छीन लिया। जैसे जो मसाले का व्यापार कर रहे थे पुर्तगाली, वो कहां से कर रहे थे, कोचीन से कर रहे थे। कोचीन से कर रहे थे, कोचीन भी इन्होंने क्या किया, छीन लिया। अब पूरे व्यापार पर इनका एक अधिकार हो गया। लेकिन क्या थे, भारत में अंग्रेजों के भी क्या धीरे धीरे कदम बढ़ रहे थे। बाद में क्या हुआ, सन 1759 ईस्वी में, 1759 में क्या हुआ, 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ इनका। और जिसमें डच और अंग्रेज आपस में लड़े, जिसमें इनकी हार होने के बाद इनके अधिकतम जो केंद्र थे उन पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और यूरोप में भी आपसी युद्ध चल रहे थे, जिसमें सन 1795 ईस्वी में पेरिस की संधि के दौरान इनके जितने भी भारत में केंद्र थे कि किसके पास आ गए, अंग्रेजों के पास आ गए। और सूरत का एक केंद्र था जो इनको वापस दे दिया गया। और सूरत के केंद्र को भी इन्होंने 1828 में क्या है, अंग्रेजों को बेच के ये चले गए। इस तरह से इनका पूरा क्या था, व्यापार रहा भारत में। उसके बाद भारत में क्या है, अंग्रेजों ने पूरा व्यापार किया। अगर दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर कीजिए और आप नोट्स बनाते रहिए। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट कीजिए और बताइए कि मैं उसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे पढ़ा सकता हूँ। और कुछ चीजें छूट रही हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।